हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। स्वागत है आपका इस प्लेटफॉर्म में। तो आज का जो सेशन है वो सीटेट ईवीएस लेवल 1 यानी कि 1 to 5 का ये सेशन है और ये सेट 4 सेशन है। ठीक है, तो इसमें आज जो मैं वीडियो बताऊंगी वो सेट 4 का वीडियो बताऊंगी और इसके पिछले वीडियो में मैंने सेट 1, सेट 2 और सेट 3 का वीडियो अपलोड किया था। आप लोग ज़रूर देखिएगा उस वीडियो को। ठीक है, तो जैसे कि आप भी जानते हो कि सीटेट और जेटेट का जो ईवीएस का सिलेबस है लगभग ऑलमोस्ट मिलता है। ठीक है, तो अगर जो विद्यार्थी जेटेट की भी तैयारी कर रहे हैं तो वो सीटेट का भी ईवीएस का क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, तो उससे उनको बहुत हेल्प मिलेगा क्योंकि लगभग क्वेश्चंस लगभग सेम ही रहता है। आप दोनों वीडियो देख सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, आज सेशन स्टार्ट करते हैं, टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है आपका, किसी तालाब में मछलियों की संख्या अचानक बहुत कम हो जाती है, इसका सबसे संभावित कारण क्या हो सकता है? द नंबर ऑफ फिशेस इन अ पॉन्ड सडनली डिक्रीजेस, व्हाट कुड बी द मोस्ट प्रोबेबल रीजन? जल में घुलित ऑक्सीजन की कमी, लॉ डिजोल्व ऑक्सीजन इन वाटर, सूर्य के प्रकाश की अधिकता, एक्सेस सनलाइट, मिट्टी में अधिक नाइट्रोजन, हाई नाइट्रोजन इन सॉइल, तालाब के पास पेड़ों की संख्या बढ़ना, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ट्री नियर द पॉन्ड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जल में घुलित ऑक्सीजन की कमी। मान लीजिए एक तालाब है। ठीक है, अगर तालाब में अचानक मछलियों की संख्या घट जाती है तो इसका क्या संभावित कारण हो सकता है? हो सकता है कि इसमें ऑक्सीजन का लेवल है वो घट जाए। तो कैसे घटेगा? जैसे कि एल्गी होता है जो शैवाल, अगर मान लीजिए पानी के अंदर बहुत सारी गंदगी हैं, एल्गी हैं, अगर ये एल्गी जो होगा, अगर ये एल्गी जगह को छेक लेगा, पॉन्ड वाटर को छेक लेगा, पानी को पूरा छेक लेगा, तो क्या करेगा, ये एल्गी उस ऑक्सीजन को ले लेगा। तो उस ऑक्सीजन को एल्गी कर ले लेता है तो इसमें मछली रहने वाली जो मछलियाँ होती हैं इनको सांस लेने में दिक्कत होगा, क्योंकि वाटर में क्या होता है, पानी में ऑक्सीजन डिजोल्व होता है पहले से। तो एल्गी अगर उस ऑक्सीजन को ज़्यादा यूज़ करेगा तो मछलियाँ में क्या होगी, मछलियों को कमी हो जाएगी ऑक्सीजन की। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे बोला है जल में घुलित ऑक्सीजन की कमी के कारण मछलियों की संख्या अचानक बहुत कम हो सकती है, ये संभावित कारण हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव भोजन जाल यानी कि फूड वेब की स्थिरता बनाए रखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? Which organisms play the most important role in maintaining the stability of food web? केवल उत्पाद यानी प्रोड्यूसर्स ओनली, केवल उपभोक्ता कंज्यूमर्स ओनली, उत्पादक उपभोक्ता एवं अपघटक सभी, प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स टुगेदर, केवल शीर्ष शिकारी टॉप प्रीडेटर्स ओनली। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्पादक उपभोक्ता और अपघटक सभी। जैसे कि प्रोड्यूसर को उपभोक्ता बोलते हैं, उत्पादक बोलते हैं, उपभोक्ता कंज्यूमर को बोलते हैं और अपघटक डिकम्पोजर को बोलते हैं। तो यहाँ बोल रहा है कि फूड वेब की स्थिरता बनाए रखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाता है वो आपका प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर करता है। प्रोड्यूसर जो होते हैं ना वो प्लांट्स होते हैं। ठीक है, वो प्लांट्स होते हैं, याद रखना है। कंज्यूमर जो होते हैं जो प्लांट्स को खाते हैं, कंज्यूम करने वाले, जैसे हम लोग हो गए, बहुत से हर्बीवोर हो गए, कार्निवोर हो गए। ठीक है, और डिकम्पोजर जो हो जाता है वो आपका जैसे फंगस हो गया, फंगी, बैक्टीरिया। ठीक है, ये सब हो गया आपका डिकम्पोजर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, यदि किसी पौधों की पत्तियों को अपारदर्शी कागज से ढक दिया जाए तो कुछ समय बाद उस भाग में क्या होगा? इन पार्ट ऑफ ए लीफ इज कवर्ड विथ ओपेक पेपर, व्हाट विल हैपन आफ्टर सम टाइम? उस भाग में स्टार्च नहीं बनेगा, स्टार्च विल नॉट बी फॉर्म इन दैट पार्ट। उस भाग में अधिक क्लोरोफिल बनेगा, मोर क्लोरोफिल विल बी फॉर्म्ड। उस भाग में जल अधिक संचित होगा, मोर वाटर विल एक्यूमुलेट। उस भाग का रंग लाल हो जाएगा, दैट पार्ट विल टर्न रेड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उस भाग में स्टार्च नहीं बनेगा। अगर मान लीजिए किसी प्लांट के पत्ते को अगर हम ढक देंगे, ठीक है, इस प्लांट में क्लोरोफिल है, ठीक है, प्लांट्स में क्लोरोफिल है जिसके कारण प्लांट का कलर जो होता है वो ग्रीन होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए इसको हम ढक देते हैं, किसी चीज़ रैप कर देते हैं, ढक देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, इसमें सनलाइट नहीं पड़ेगा। और क्लोरोफिल का काम जो होता है ना, क्लोरोफिल का काम होता है सनलाइट को ट्रैप करना, और यही क्लोरोफिल सनलाइट को ट्रैप नहीं कर पाएगा तो उस जगह में क्या होगा, फूड नहीं बन पाएगा। ठीक है, यानी खाना नहीं बन पाएगा। तो क्या होगा, उस भाग में स्टार्च नहीं बनेगा। स्टार्च जो होता है ना उसका फूड होता है, ग्लूकोज फूड होता है, इसलिए ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है, किसी क्षेत्र में बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई होने पर सबसे पहले किस प्राकृतिक प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ेगा?
लार्ज स्केल कटिंग ऑफ ट्रीज इन एन एरिया विल फर्स्ट अफेक्ट विच नेचुरल प्रोसेस? जल चक्रण, चंद्रमा की गति, पृथ्वी का घूर्णन, ज्वार भाटा, वाटर साइकिल, मोशन ऑफ द मून, रोटेशन ऑफ द अर्थ, टाइड्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जल चक्रण। लार्ज स्केल कटिंग ऑफ ट्रीज इन अ एरिया विल फर्स्ट अफेक्ट विच नेचुरल प्रोसेस, तो वाटर साइकिल में इसका इफेक्ट पड़ेगा। मान लीजिए कि हम वाटर साइकिल है, ठीक है, वाटर साइकिल, अगर हम पेड़ को काटेंगे, अगर हम पेड़ को काटते हैं तो पेड़ जो होता है वो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू क्या करता है, पानी को क्या करता है, वो एवोपरेट करता है ऊपर की तरफ, जिससे क्या होगा, जो हमारा वाटर साइकिल चलता है वो मेंटेन रहता है। अगर ये ट्रांसपिरेशन प्रोसेस नहीं हो पाएगा, अगर पेड़ हम काट देंगे तो वाटर साइकिल पे इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न है, यदि सभी मधुमक्खियां विलुप्त हो जाए तो सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ेगा? इफ ऑल हनी बीज बिकम एक्सटिंक्ट, विच विल बी अफेक्टेड द मोस्ट? पॉलिनेशन, ट्रांसपिरेशन, रेस्पिरेशन या जर्मिनेशन? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन इसलिए होगा क्योंकि अगर मान लीजिए मधुमक्खी क्या एक इंसेक्ट है, एक क्या है, ये इंसेक्ट है, और ये इंसेक्ट क्या करते हैं ना, वो प्लांट्स के जो फूल होते हैं, फूल से क्या करते हैं, नेक्टर लेते हैं, रस लेते हैं, ठीक है, और रस लेने के बाद क्या करते हैं, वो पॉलिन ग्रेन को जो होते हैं ना, वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट्स में जाके ट्रांसफर करते हैं, जिसको हम लोग क्या प्रोसेस कहते हैं, उसको हम लोग पॉलिनेशन प्रोसेस कहते हैं। यानी पॉलिन ग्रेन का ट्रांसफर एक प्लांट से दूसरे प्लांट में होना वो पॉलिनेशन कहलाता है। तो अगर मधुमक्खियां विलुप्त हो जाएगा तो पॉलिनेशन पर असर पड़ेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन नवीकरणीय होने के बावजूद असीमित नहीं माना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेन्यूएबल बट नॉट अनलिमिटेड? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ग्राउंड वाटर। ठीक है, ग्राउंड वाटर हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो क्या होगा, कभी ना कभी ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग असीमित नहीं मानते हैं, लिमिट में ही मानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, ईवीएस की कक्षा में शिक्षक बच्चों को स्थानीय बाजार ले जाकर फल एवं सब्जियों का अवलोकन कराते हैं। यह किस प्रकार के अधिगम का सर्वोत्तम उदाहरण है? ए टीचर टेक्स चिल्ड्रंस टू द लोकल मार्केट टू ऑब्जर्व फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रटकर सीखना, अनुभवनात्मक अधिगम, व्याख्यान विधि या पुनरावृत्ति आधारित अधिगम, यानी कि रोट लर्निंग, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, लेक्चर मेथड या ड्रिल मेथड। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुभवनात्मक अधिगम, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। ठीक है, अगला प्रश्न है, ईवीएस में बच्चों से अपने घर में प्रतिदिन उपयोग होने वाले जल की मात्रा का रिकॉर्ड बनवाना मुख्यतः किस कौशल का विकास करता है? आस्किंग चिल्ड्रंस टू रिकॉर्ड द अमाउंट ऑफ वाटर यूज डेली एट होम मेनली डेवलप्स विच स्किल्स? केवल स्मरण, मेमोराइजेशन ओनली, अवलोकन एवं डेटा संग्रह, ऑब्जर्वेशंस एंड डेटा कलेक्शन, चित्रकला यानी ड्राइंग, कहानी लेखन यानी स्टोरी राइटिंग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवलोकन एवं डेटा संग्रह करना यानी ऑब्जर्वेशन एंड डेटा कलेक्शन। यहाँ बोल रहा है कि ईवीएस में बच्चों से अपने घर के प्रतिदिन होने वाले जल की मात्रा का रिकॉर्ड बनाना। अगर यह रिकॉर्ड बनाने की बात कर रहा है तो ऑब्जर्व करेगा, उस चीज़ को ऑब्जर्व करेगा तो उसका डेटा कलेक्शन करेगा। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैव विविधता संरक्षण इन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के संदर्भ में सही है? विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन? केवल राष्ट्रीय उद्यान ही पर्याप्त है, नेशनल पार्क्स अलोन आर सफिशिएंट, स्थानीय समुदाय की भागीदारी भी आवश्यक है, पार्टिसिपेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज इज ऑल्सो इसेंशियल, केवल चिड़ियाघर पर्याप्त है, जूज अलोन आर सफिशिएंट, केवल कानून बनाना ही पर्याप्त है, मेकिंग लॉ अलोन इज सफिशिएंट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्थानीय समुदायों की भागीदारी भी आवश्यक है। यहाँ बोला है कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब ये नहीं है कि सब गवर्नमेंट देखेगी या मान लीजिए और कोई देखेंगे, तो इसका जो होता है कंजर्वेशन, तो इस सामुदायिक स्थानीय समुदाय का भी भागीदारी होना चाहिए, लोकल कम्युनिटीज़ का भी भागीदारी होना चाहिए, वो भी उसमें भी वो इसेंशियल है कि वो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को सही मान सके। ठीक है, उसका संरक्षण कर सके, इसी ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, ईवीएस के मूल्यांकन यानी कि असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ असेसमेंट इन ईवीएस? केवल अंक देना, बच्चों की तुलना करना, सीखने की प्रगति को समझकर शिक्षण में सुधार करना या केवल परीक्षा लेना? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सीखने की प्रगति को
प्रगति को समझकर शिक्षण में सुधार करना। ठीक है, ईवीएस का यही मुख्य उद्देश्य होता है ना कि अगर हम सिखा रहे हैं किसी बच्चे को तो वो क्या होता है कि उसके समझ में सुधार करना, इम्प्रूवमेंट करना, प्रोग्रेस करना। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, किसी खेत में केवल एक ही प्रकार का फसल कई वर्षों तक उगाई जाती है, इसका सबसे संभावित परिणाम क्या होगा? इफ द सेम क्रॉप इन ग्रोन कंटिन्यूसली इन अ फील्ड फॉर मैनी ईयर्स, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली रिजल्ट? मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाएगी, या मिट्टी के कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी, या वर्षा अधिक होगा, या कीट पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिट्टी के कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। सर्टेन सॉइल न्यूट्रिएंट्स विल बिकम डिफिशियंट। यहाँ बताया जा रहा है कि मान लीजिए कि हम एक ही खेत है, एक ही फील्ड है, और वहाँ कई वर्षों से हम एक ही फसल को उगा रहे हैं, तो एक ही फसल को कई वर्षों से उगाने से मिट्टी का जो फर्टिलिटी होता है, यानी इसकी फर्टिलिटी होती है, वो घट जाती है, वो डिक्रीज कर जाती है। इसीलिए यहाँ पे बोला जाता है कि इसकी फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, यहाँ पे क्रॉप रोटेशन किया जाता है, क्रॉप रोटेशन। ठीक है, रोटेशन। अगर हम क्रॉप रोटेशन करेंगे तो क्या होगा, उसका फर्टाइल मिट्टी का जो उपजाऊ शक्ति होता है वो हमेशा बढ़ा रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा जाता है कि केवल एक ही प्रकार के फसल को हम एक ही खेत में उगाएंगे तो परिणाम क्या होगा? परिणाम क्या होगा कि मिट्टी के कुछ पोषक तत्व जो है वो कम हो जाएंगे। ठीक है, यानी मिट्टी का जो फर्टिलिटी हो जाता है वो कम हो जाता है। यानी कि मोनोक्रॉप नहीं करना है। मोनोक्रॉप अगर करेंगे, एक ही फसल को उगाएंगे तो फर्टिलिटी कम हो जाएगी, इसलिए क्रॉप रोटेशन करना जरूरी होता है। ठीक है, ताकि मिट्टी फर्टाइल रहे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव पर्यावरण में प्राकृतिक सफाई कर्मी, नेचर्स स्कैवेंजर कहलाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज नेचुरल स्कैवेंजर? कबूतर, गिद्ध, गौरैया, तोता। इसका राइट आंसर है वल्चर। वल्चर जो होता है ना, इसको हम लोग नेचर्स स्कैवेंजर के नाम से जानते हैं। अगर मान लीजिए किसी की डेड बॉडी है, अगर डेड बॉडी की सफाई ये ऐसे वल्चर ना करें, ना खाएं, तो क्या होगा? बीमारी बढ़ेगी। ठीक है, हमारा जो ये इन्वायरमेंट है वो पॉल्यूट होगा, एक तरह से पॉल्यूशन को ही बचा रहा है। ठीक है, वल्चर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी पौधे को कई दिनों तक अंधेरे कमरे में रखा जाए तो सबसे पहले कौन सी प्रक्रिया प्रभावित होगी? इफ अ प्लांट इज कीप्ड इन डार्क रूम ऑफ सेवरल डेज, विच प्रोसेस विल बी अफेक्टेड फर्स्ट? प्रकाश संश्लेषण, रेस्पिरेशन यानी श्वसन, जल अवशोषण, वाटर एब्जॉर्प्शन, या खनिज अवशोषण, मिनरल्स एब्जॉर्प्शन? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस। मान लीजिए अगर पौधे को कई दिनों तक अंधेरे में रखेंगे तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि फोटोसिंथेसिस क्या होता है ना, फोटो मतलब लाइट होता है और सिंथेसिस मतलब बनाना, टू मेक। तो यहाँ पे अगर हम प्लांट्स को अंधेरे कमरे में रखेंगे तो फोटोसिंथेसिस क्या होगा? वो नहीं होगा। जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो प्रक्रिया प्रभावित तो यही होगा, आपका प्रकाश संश्लेषण ही प्रभावित होगा। श्वसन तो होगा नहीं, क्योंकि श्वसन तो दिन रात होते रहता है, सुबह शाम हमेशा। वाटर एब्जॉर्प्शन अलग चीज़ होता है और मिनरल्स एब्जॉर्प्शन अलग चीज़ होता है। और यहाँ पे फोटोसिंथेसिस बोला जा रहा है कि अगर हम पौधे को कई दिनों तक अंधेरे में रखेंगे तो वहाँ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, जल संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से सबसे प्रभावी उपाय कौन सा है? विच इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ वाटर कंजर्वेशन? वर्षा जल संचयन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, अधिक बोरवेल खोदना, डिगिंग मोर बोरवेल्स, नदियों का पानी बहने देना, अलाउइंग रिवर वाटर टू फ्लो वे, अधिक ट्यूबवेल लगाना, इंस्टॉलिंग मोर ट्यूबवेल्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्षा जल संचयन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अगर हमको जल संरक्षण करना है, वाटर का कंजर्वेशन करना है तो क्या करना है? बारिश के पानी का मतलब हार्वेस्टिंग करना है, रेन वाटर का हार्वेस्टिंग करना है। इससे क्या होगा? हमारा जल क्या होगा? कंजर्व होगा, जल बचेगा। ठीक है, बचेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड? तितली परागन यानी बटरफ्लाई पॉलिनेशन, केचुआ प्रकाश संश्लेषण, चमगादड़ क्लोरोफिल, गाय नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ठीक है, स्थिरीकरण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तितली यानी परागन, बटरफ्लाई पॉलिनेशन। ठीक है, तो बटरफ्लाई जो इंसेक्ट है, अब ये जो होगा ये पॉलिनेशन करेगी, यानी कि ये फूलों से क्या करेगी? नेक्टर लेगी, नेक्टर रस लेगी, और रस लेकर के वो पॉलिनेशन प्रोसेस कंप्लीट करती है। लेकिन केचुआ जो है प्रकाश संश्लेषण नहीं करता, चमगादड़ में क्लोरोफिल नहीं होता, गाय नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करती है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, ईवीएस कक्षा में बच्चों से स्थानीय किसानों का साक्षात्कार करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ आस्किंग चिल्ड्रंस टू इंटरव्यू लोकल फार्मर्स इन अ
ईवीएस क्लास, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा, एक ऑप्शन पढ़ लेते हैं, रटना यानी मेमोराइजेशन। बी नंबर है अनुभव आधारित अधिगम, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, गृह कार्य पूरा करना, कंप्लीटिंग होमवर्क, परीक्षा की तैयारी, एग्जाम प्रिपरेशन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुभव आधारित अधिगम, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। अगर हम बच्चों को किसानों के साक्षात्कार करवाएंगे, उसका इंटरव्यू करवाएंगे, तो बच्चे जानेंगे कि किसान जो होता है ना वो कैसे ईवीएस से जुड़े हुए हैं, अपने इन्वायरमेंट से कैसे जुड़े हुए हैं। तो बच्चों में एक्सपेरिमेंटल भावना बढ़ेगा, ठीक है, अनुभव आधारित अधिगम बढ़ेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, ईवीएस में बच्चों द्वारा पूछे गए अप्रत्याशित प्रश्नों का शिक्षक की सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। व्हाट शुड बी द मोस्ट एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स ऑफ अ टीचर टू अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आस्क्ड बाय चिल्ड्रन इन ईवीएस। प्रश्न को अनदेखा करना, इग्नोर द क्वेश्चन, डांटना, स्कॉल्ड द चाइल्ड, चर्चा और खोज के लिए प्रोत्साहित करना, इनकरेज डिस्कशन एंड एक्सप्लोरेशन, केवल उत्तर याद करवाना, मेक स्टूडेंट्स मेमोराइज द आंसर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चर्चा और खोज के लिए प्रोत्साहित करना। यानी कि यहाँ बोल रहा है कि ईवीएस में बच्चों द्वारा पूछे गए अप्रत्याशित प्रश्नों पर शिक्षक की सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। तो क्या होनी चाहिए, इनकरेज बढ़ना चाहिए, ठीक है, डिस्कशन, उसके बाद एक्सप्लोरेशन, खोज होना चाहिए। तो ये ऑप्शन सी नंबर सही है। अगला प्रश्न है, ईवीएस में परियोजना कार्य प्रोजेक्ट वर्क मुख्य रूप से किसका विकास करता है। प्रोजेक्ट वर्क इन ईवीएस मेनली डेवलप्स केवल स्मरण शक्ति, ओनली मेमोरी, अन्वेषण, सहयोग या समस्या समाधान कौशल, या केवल लिखावट, या केवल परीक्षा कौशल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अन्वेषण, सहयोग और समस्या समाधान कौशल। इंक्वायरी करना, कोलैबोरेशन करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। इसका राइट आंसर होगा आपका प्रोजेक्ट वर्क जो होता है ईवीएस से जुड़ा होता है वो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, ईवीएस में स्थानीय परिवेश लोकल एनवायरनमेंट को पढ़ाने का सबसे बड़ा लाभ क्या है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ टीचिंग थ्रू द लोकल एनवायरनमेंट इन ईवीएस। बच्चे रटने में तेज हो जाते हैं, चिल्ड्रंस बिकम बेटर एट मेमोराइजेशन, सीखना वास्तविक जीवन से जुड़ जाता है, गृह कार्य कम हो जाता है, पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता समाप्त हो जाती है, टेक्स्ट बुक बिकम अननेसेसरी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीखना वास्तविक जीवन से जुड़ जाता है। यहाँ बोल रहा है कि ईवीएस में लोकल इन्वायरमेंट से पढ़ाने का बड़ा लाभ क्या है कि बच्चे जो होते हैं ना उसका वास्तविक जीवन से जुड़ाव बढ़ जाता है, ठीक है, वो वास्तविक जीवन से जुड़ जाते हैं और सीखते हैं, लर्निंग बिकम्स कनेक्टेड द रियल लाइफ, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों में उच्च स्तरीय चिंतन यानी हायर ऑर्डर थिंकिंग को सबसे अधिक बढ़ावा देता है। विच क्वेश्चंस बेस्ट प्रमोट्स हायर ऑर्डर थिंकिंग अमॉन्ग चिल्ड्रंस। जल का रासायनिक सूत्र क्या है, जल क्यों आवश्यक है, यदि आपके गांव का मुख्य जल स्रोत सूख जाए तो आप कौन सा समाधान सुझाएंगे, पानी का रंग क्या है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यदि आपके गांव का मुख्य जल स्रोत सूख जाए तो आपके गांव में कौन कौन से समाधान सुझाएंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। तो ये जो है ये हायर ऑर्डर थिंकिंग को क्या कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है, प्रमोट कर रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, यदि किसी जंगल से सभी शाकाहारी जीव हर्बीवोर समाप्त हो जाए तो सबसे पहले किस पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा। इफ ऑल हर्बीवोर्स डिसअपियर फ्रॉम अ फॉरेस्ट विच विल बी डायरेक्टली अफेक्टेड फर्स्ट। उत्पादक, मांसाहारी जीव, अपघटक या सूक्ष्म जीव, प्रोड्यूसर्स, कार्निवोर्स, डिकम्पोजर्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मांसाहारी जीव, कार्निवोर्स। तो यहाँ बोल रहा है कि यदि हर्बीवोर्स डिसअपियर हो जाएंगे, अगर मान लीजिए जो हर्बीवोर होते हैं, हर्बीवोर को कौन खाता है, हर्बीवोर को खाता है आपका कार्निवोर खाते हैं, अगर ये खत्म हो जाएगा तो कार्निवोर के लिए खाना बंद हो जाएगा, यानी ये जो फूड चेन है इसमें गड़बड़ी आ जाएगी, ठीक है, फूड चेन में गड़बड़ी आ जाएगी। इसीलिए ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो राइट आंसर हो, कार्निवोर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पूछ रहा है कि अगर हर्बीवोर खत्म हो जाए, जैसे हर्बीवोर में काऊ हो गया, डियर हो गया, तो ये सब अगर नहीं रहेंगे तो इस कार्निवोर को यानी जो मांस खाने वाले जीव हैं उसको ये खाना नहीं मिल पाएगा, तो फूड चेन में क्या हो, गड़बड़ी हो जाएगी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो आंसर है, सही आंसर है, यानी कार्निवोर ज़्यादा अफेक्टेड पहुँचेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन मुख्यतः मानव गतिविधियों के कारण होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस इन मेनली कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। चेंज ऑफ सीजन्स, अर्थक्वेक, ग्लोबल वार्मिंग एंड टाइड्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वैश्विक ताप
तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग ह्यूमन एक्टिविटी के कारण होता है। अगर मान लीजिए ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है ना कि यहाँ पे फ्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, फ्यूल, ठीक है, फ्यूल का, इससे गैस निकलती है और फ्यूल से जो गैस निकलता है वो विषैला गैस निकलता है जो हमारे इन्वायरमेंट को क्या करता है, पॉल्यूट करता है। CO2 का लेवल बढ़ जाता है जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है, हमारा अर्थ जो होता है ना वो गर्म हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चेंजेस ऑफ सीजन, अर्थक्वेक, टाइड्स, ये सब जो है ना ये आपका क्या है, नेचुरल डिजास्टर है, नेचुरल डिजास्टर, ये आपदा प्रबंधक है। लेकिन हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग है वो नेचुरल डिजास्टर नहीं है, ये ह्यूमन के एक्टिविटी के थ्रू हमारा जो नेचर है वो ग्लोबल वार्मिंग की चपेट में आ गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी क्षेत्र में सामान्य वर्षा से बहुत कम हो, यदि किसी क्षेत्र में वर्षा सामान्य से बहुत कम हो तो सबसे पहले किस संसाधन पर प्रभाव पड़ने की संभावना है। इफ रेनफॉल इज मच बिलो नॉर्मल इन एन एरिया विच रिसोर्स इज मोस्ट लाइकली टू बी अफेक्टेड फर्स्ट, ग्राउंड वाटर, सनलाइट, एयर या मिनरल्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी ग्राउंड वाटर, ठीक है। अगर मान लीजिए ग्राउंड वाटर सूख जाएगा, ग्राउंड वाटर बहुत कम हो जाएगा तो हैंड पंप है, आपका वेल है, ठीक है, यानी कुआं, ये सब क्या, ये सब का पानी क्या हो जाएगा, सूख जाएगा, ठीक है। वाटर टेबल का पानी सूख जाएगा तो यहाँ पे जो प्रभाव पड़ने वाला है वो ग्राउंड वाटर को पड़ने वाला है, यानी कि भूजल को। अगला प्रश्न है, EVS कक्षा में बच्चों को स्थानीय नदी का अध्ययन करवाने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य क्या है। What is the most appropriate purpose of taking children to study a local river in EVS? केवल नोट्स लिखवाना कि अनुभव, अवलोकन और पर्यावरणीय समझ विकसित करना, ठीक है, या केवल परीक्षा की तैयारी करना या गृह कार्य पूरा करवाना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुभव, अवलोकन और पर्यावरणीय समझ विकसित करना। ये ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्ट, लाइकेन यानी कि वायु प्रदूषक का संकेतन, कैक्टस जलीय पौधा, कमल मरुस्थलीय पौधा, काई बीजधारी पौधा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाइकेन, वायु प्रदूषक का संकेतन। लाइकेन यानी कि इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन, ठीक है। तो हम लोग लाइकेन जो होता है ना, जहाँ पे जिस एरिया में पॉल्यूशन ज़्यादा है तो ये लाइकेन जो होगा वहाँ पे कम होगा, ठीक है। तो इसीलिए इस लाइकेन को हम लोग क्या कहते हैं, बायो इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। याद रखना है, लाइकेन को बायो इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन के नाम से, एयर पॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। तो ये ऑप्शन जो है ये ए नंबर बिल्कुल सही है, करेक्ट है, पेयर। अगला प्रश्न है, EVS में बच्चों को विभिन्न स्रोतों से जानकारी एकत्र करने के लिए प्रेरित करना मुख्यतः किस कौशल का विकास करता है। इंकरेजिंग चिल्ड्रंस टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज मेनली डेवलप्स विच स्किल्स, रटने की क्षमता यानी मेमोराइजेशन, अन्वेषण एवं अनुसंधान कौशल, इंक्वायरी एंड रिसर्च स्किल, केवल लेखन कौशल यानी ऑनली राइटिंग स्किल, केवल चित्रकला ऑनली ड्राइंग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अन्वेषण एवं अनुसंधान कौशल, इंक्वायरी एंड रिसर्च स्किल। देखिए जैसे कि मान लीजिए बच्चे जो है वो बुक से, ठीक है, या इंटरनेट से या आपका न्यूज़पेपर हो, ठीक है, ये सबसे जानकारी इकट्ठा करते हैं, ठीक है। तो जब इससे जानकारी इकट्ठा करेंगे तो उसमें क्या होगा, उनको उससे इंक्वायरी लेवल बढ़ेगा, रिसर्च लेवल बढ़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ेगा, ठीक है, यानी जैव कौशल का विकसित होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किसी गांव में प्लास्टिक कचरे की मात्रा लगातार बढ़ रही है तो इसका सबसे प्रभावी समाधान क्या है। प्लास्टिक वेस्ट इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग इन अ विलेज, व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन। सारा कचरा जला देना, बर्न ऑल द वेस्ट, प्लास्टिक का पुनः प्रयोग एवं पुनः चक्रण, कचरा नदी में फेंक देना या खुले मैदान में जमा करना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्लास्टिक का पुनः उपयोग एवं चक्रण, रीयूज एंड रिसाइकलिंग प्लास्टिक, ठीक है। ये 3R पे डिपेंड कर रहा है, ये 3R वाला प्रोसेस है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, EVS शिक्षण में करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग किस शिक्षण दृष्टिकोण का आधार है। लर्निंग बाय डूइंग इन EVS इज बेस्ड ऑन विच टीचिंग अप्रोच, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, लेक्चर मेथड, रॉट लर्निंग या टेक्स्ट बुक बेस्ड लर्निंग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए,
एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो राइट आंसर होगा, अनुभवनात्मक अधिगम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सतत विकास, ठीक है, सतत विकास की अवधारणा को सबसे अच्छी तरह व्यक्त करता है। विच स्टेटमेंट बेस्ट रिप्रेजेंट द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। संसाधनों का अधिकतम दोहन, मैक्सिमम एक्सप्लोटेशन ऑफ रिसोर्सेज, वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए भविष्य की पीढ़ियों के संसाधन की रक्षा करना, केवल औद्योगिक विकास, केवल आर्थिक लाभ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हुए भविष्य की पीढ़ियों का संसाधनों की रक्षा करना। यहाँ बताया जा रहा है कि अगर मान लीजिए हम किसी रिसोर्स का क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, रिसोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, तो उस रिसोर्स को इस्तेमाल करते करते हमको अपने फ्यूचर का भी देखना पड़ेगा कि ये फ्यूचर में समाप्त ना हो। तो ध्यान में रखते हुए उस रिसोर्स को हम यूज़ करेंगे और अपने पीढ़ियों के लिए भी बचा के रखेंगे, ताकि हमारे पीढ़ी, आने वाले जो पीढ़ी है उसका भविष्य बन सके, ठीक है, पीढ़ियों की संसाधनों की रक्षा कर पाए, ठीक है। तो वर्तमान आवश्यकता की पूर्ति करते हुए भविष्य का भी देखना है, तो इसीलिए जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वो बी होगा। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न, ईवीएस में निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी साइंटिफिक टेम्पर विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त है। विच क्वेश्चन इज मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर डेवलपिंग साइंटिफिक टेम्पर इन चिल्ड्रंस थ्रू ईवीएस। उत्तर याद करो, ऐसा क्यों होता है, इसका परीक्षण कैसे कर सकते हैं, पुस्तक की परिभाषा लिखो, केवल सही विकल्प चुनो। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऐसा क्यों होता है, इसका परीक्षण कैसे कर सकते हैं, यानी व्हाई डज दिस हैपन, हाउ कैन वी टेस्ट इट। तो यहाँ बोला जा रहा है कि अगर ईवीएस में कोई भी प्रश्न बच्चों के वैज्ञानिक दृष्टि को विकसित करना है, अगर हम प्रश्न पूछ रहे हैं तो इससे WH क्वेश्चन बढ़ावा बढ़ेगा, यानी कि WH क्वेश्चन का बढ़ावा बढ़ेगा, ठीक है, और इसका परीक्षण कैसे करते हैं ये बच्चों में बढ़ेगा, ठीक है, ऐसा स्किल बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, तो फिर अगले सेशन में मैं आऊँगी ऐसे ही क्वेश्चंस लेकर के, जेटेट ईवीएस लेकर के, ठीक है। और ऐसे विद्यार्थी जो अभी जेटेट 1 to 5 लेवल का तैयारी कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन और भी ऐसे कैंडिडेट हैं जिसका लेवल 2 जिसने चॉइस किया है, जिसने लेवल 2 चॉइस किया है, तो उसके लिए साइंस की वीडियो आएगी, साइंस प्रैक्टिस सेट आएगा, और सोशल साइंस का भी यानी SST का भी प्रैक्टिस सेट आएगा, और हिंदी का ही प्रैक्टिस सेट में लेकर के आऊँगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय।